नमस्कार। आज मैं एक बार फिर चर्चा करने जा रहा हूँ दक्षिण भारत के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में चल रही रस्साकसी की, आरोप प्रत्यारोप की, टैक्सेज के डिसबर्समेंट को लेके जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसके बारे में हम आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान जो कि भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्री विजय शंकर पांडे जी से रूबरू कराएँगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ साउथ डिवाइड कहें या करों के बँटवारे को लेके जिस तरह का झगड़ा दिखाई दे रहा है, दक्षिण भारत के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में, उसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर इसमें सच्चाई क्या है? कांग्रेस पार्टी और गैर बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और जवाब में प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और गैर बीजेपी शासित राज्य भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। श्री विजय शंकर पांडे जी मुखातिब हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले तो यही कि जो आरोप जिस तरह के राजनीति इस समय देखने को मिल रही है देश के अंदर, टैक्सेज के डिसबर्समेंट को लेके, इसके पीछे क्या कारण है? इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच केंद्र की सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? देखिए मिश्रा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में ये बड़ी स्थिति स्पष्ट है कि हमारे देश में टैक्सेशन के सिस्टम के लिए जब जीएसटी को लाया गया 1 जुलाई 2017 को संविधान में संशोधन हुआ, 101 संशोधन जो हुआ, सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार से टैक्स का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में होना है वह निर्धारित है, उसके फॉर्मूले निर्धारित है। फाइनेंस कमीशन नियुक्त होता है जिसका काम ही सिर्फ एक होता है कि जो भी टैक्स की रेवेन्यू आती है उसका कैसे बंटवारा किया जाए और सभी की सहमति से देश में ये व्यवस्थाएं, टैक्सेशन की व्यवस्थाएं लागू होती है। अब जब कोई राज्य अगर ये कह रहा हो कि उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वह तत्काल आंकड़े प्रस्तुत करे, व्यवस्थाएं जो स्थापित है उसको दिखाए और उसके बाद ये सवाल पूछे कि आखिर ये व्यवस्था है, इतना टैक्स दिया गया, आपको क्या दिक्कत है? और अगर कोई दिक्कत है तो उसको तुरंत समाधान करें। देखिए मिश्रा जी, दिक्कत हमारे देश की है कि हमारे देश में राजनीति ही सब चीज पे लाई जाती है और देश चलाने में के लिए जो ईमानदारी चाहिए, जो खुलापन चाहिए, जो एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण चाहिए, उससे हटकर सब ये देखते हैं कि कैसे अपनी राजनीति को बढ़ावा दिया जाए और उसी लाइन पर चलकर चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे राज्य के नेतृत्व काम करने लगते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो साउथ नॉर्थ की डिवाइड, उत्तर भारत दक्षिण भारत की डिवाइड की बात ही किसने की? ये राज्य सरकारों में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, उसमें साफ तौर पे कहा गया, देखिए भाई, हम ये सब कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं निर्धारित है उसके अनुसार हमें टैक्स का शेयर मिलना चाहिए। ये बात कौन ला रहा है? देखिए, हर चीज में राजनीति ला देने की जो ये प्रथा जिसे कहें या ये कल्चर शुरू हो गई है, ये देश के लिए बहुत घातक है। किसी भी कोई भी देश देखिए संवैधानिक व्यवस्थाओं से, नियम कानून से चलता है, उसमें राजनीति की कोई जगह नहीं बनती कहीं भी। उसको घसीट के लाया जाता है सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने। चुनाव आने वाले हैं, जनता को पता नहीं क्या मैसेज दिया जाता है, ये सब करके मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपको जनता को मैसेज देना चाहिए अपने अपने कर्मों से, अपने पॉलिसीज से, अपने इम्प्लीमेंटेशन से, अपने कार्य से, अपनी नीयत से, अपनी ईमानदारी से मैसेज देना चाहिए। मैसेज दिया जाता है राजनीति से, तो लोगों को ये मैसेज देकर कि ये नहीं, ये हो रहा है, किसी भी चीज को विकृत कर देना, ये बहुत गलत बात है। विशा जी, मैं संक्षेप में कहूंगा, कोई प्रश्न उठा रहा है तो जिसके कार्य प्रणाली के बारे में प्रश्न उठाया जा रहा है उसका दायित्व बनता है, और खासकर जब आप संवैधानिक व्यवस्था में काम करें, तुरंत उत्तर दीजिए उसका, बुलाइए, बात करिए, बताइए और कहिए कि अगर कोई कमी रह गई तो अभी हम ठीक कर देते हैं।
किसी की ये घर की खेती तो है नहीं, अब जैसा चाहिए जब चाहिए काटिए जब चाहिए बोइए। ये संवैधानिक व्यवस्थाओं पे चलने वाला देश है। हर चीज भली भांति परिभाषित है। किस स्टेट को कितना शेयर मिलना है यह परिभाषित है, यह दिया हुआ है। किस स्टेट को कब कितना दिया जाना है वो भी परिभाषित है। कितना टैक्स कलेक्ट हुआ यह भी मालूम है सबको। तो इसमें किस बात का विवाद? विवाद तो सब बदनीति से पैदा होता है, इसके अलावा कुछ भी इसका कोई कारण नहीं होता। सर, आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया। एक दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट और संगठन के लोगों के साथ जंतर मंतर पर धरने में बैठे और उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए टैक्सेज के डिसबर्समेंट के मामले में। दूसरे दिन केरल के मुख्यमंत्री धरने पर बैठे और उन्होंने भी उसी तरह के आरोप लगाए टैक्सेज के डिसबर्समेंट के मामले में, राहत मुहैया कराने के मामले में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इस तरह के धरना और प्रदर्शनों को समर्थन दिया जाता रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यकाल का हवाला दिया संसद के दोनों सदनों में, आरोप नहीं लगाए जिस तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल का ब्यौरा देते हुए कहा कि जब उनके साथ केंद्र की सरकार का रवैया ठीक नहीं था तो उन्होंने बजाय कि बयानबाजी करने के, नैरेटिव्स क्रिएट करने के, उन्होंने कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का रास्ता अपनाया और केंद्र सरकार के साथ मिलकर गुजरात को विकसित करने का काम किया। और लेकिन अब जो तरीका अपनाया जा रहा है उससे नॉर्थ साउथ का डिवाइड बढ़ेगा, उससे भारत की एकता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि यह काम कांग्रेस के नेतृत्व में किया जा रहा है, कांग्रेस जो खुद को एक नेशनल पार्टी कहती है। तो इस पर आपको क्या कहना है कि क्या ये सचमुच पॉलिटिकली मोटिवेटेड है सारा का सारा जो ये हम कहें कि सत्याग्रह आंदोलन है गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, या इसमें कहीं कोई सच्चाई है और प्रधानमंत्री को या केंद्र की सरकार को इस पे कोई ठोस पहल करनी चाहिए? देखिए मिश्रा जी, बड़ा सीधा सा है कि जो भी सरकारें इस बात में का तथ्य उठा रही कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उन्हें इस बात का पूरा तथ्य रखना चाहिए जनता के सामने, देश के सामने, कि ये टैक्स की व्यवस्था थी, इतना टैक्स कलेक्ट हुआ, मुझे इतना शेयर मिलना चाहिए था मेरे राज्य को, मुझे इतना मिला। ये बात मुझे कम से कम देखने को नहीं मिली कि राज्यों ने अपना केस को प्रस्तुत किया हो और फिर केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री को लिख के कहा हो कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो। अगर उन्होंने ऐसा किया है और उसके बाद भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए मिश्रा जी, जो बात आप कह रहे हैं कि ये पहले भी होता रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है कि ये काम जब एक पार्टी की सरकार केंद्र में रहती है तो राज्यों में अपने विपक्ष की पार्टियों के साथ व्यवहार करने लगती है। ये दिखाता है इस जो हमारे देश के नेतृत्व का छोटापन। ये अपनी दलगत राजनीति से ऊपर ही नहीं उठ पाए। इन्हें एक बात आज तक समझ में नहीं आ रही है कि आप अच्छे एक्शन से, अच्छी पॉलिसी से, अच्छा काम करके आप देश की जनता का विश्वास जीतेंगे। ये चालाकी, धरना प्रदर्शन, अनशन, आप ये बताइए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करना सिर्फ नाटकबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये चाहे आज विपक्ष के लोग करें, चाहे पहले पक्ष के लोग करते हो, ये कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप एक संवैधानिक व्यवस्था में बैठे हुए हैं, आपको सारे तथ्य रखने चाहिए, आपको इसके बारे में मिलना चाहिए, कहना चाहिए। देखिए, हर समस्या का समाधान सिर्फ धरना प्रदर्शन से नहीं होता। ये एक, जिसे कहता हूं मैं, संवैधानिक व्यवस्था में आपका विश्वास नहीं रह गया। क्योंकि आप बताइए, जनता की आप आम जनता नहीं है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आप
के पास जो प्रधानमंत्री हैं और देश का जो सरकार, उसके पास अपनी बात कहने का पूरा मौका है, कम से कम ये तो करिए। और अगर ये नहीं सुनते तो इनका जो जिसे कहते हैं क्या इसका जो दवा है वो चुनाव है। अब इनको बताइए, जनता के पास जाइए, बताइए कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं और ये है हमारे देश की सरकार जो इस तरह से न्याय न करने के बजाय न्याय कर रही है, इसका खामियाजा भुगतेंगे। लेकिन ये धरना प्रदर्शन करना मुख्यमंत्रियों द्वारा ये बहुत ही जैसे कहते हैं शर्मनाक चीज है। देखिए, इसकी शुरुआत आपको याद होगी, ये केजरीवाल नाम के एक मुख्यमंत्री से हुई, जो ये मुख्यमंत्री रहते हुए लेट जाता था, सड़क पे लेटा रहता था। तो देखिए, इस तरह के लोगों ने हमारे देश की राजनीति का बहुत नुकसान पहुंचाया। अब होता क्या है, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि आप कोई गलत शुरुआत करते हैं तो हमारे देश में उसको कॉपी करने वाले, उसकी नकल करने की सब लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा करने से अखबारों में छपते हैं आप, टीवी में दिखते हैं आप। हमारे देश की राजनीति सिर्फ टीवी और अखबारों में दिखने तक रह गई है। नीचे आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में न किसी को चिंता है, न कोई परवाह करता है। तो अब सारा का सारा राजनीतिक खेल रह गया है कि पोस्टरिंग, मैसेज ये होने लगा है, कर्म, कर्तव्य, एक्शन सब मिसिंग है। तो मिश्रा जी, ये जो हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर लेबल लगाना, ये साउथ नॉर्थ डिवाइड है और भी दुखद है। आपको समस्या का समाधान करना चाहिए था। आप क्यों नहीं खड़े होकर बताते, केंद्र में सरकार क्यों नहीं बताती कि ये गलत कह रहे हैं, इतना पैसा टैक्स में आया, इतना निर्धारित था, फाइनेंस कमीशन ने ये कहा था, इतना हमने दे दिया, इतना बचा, इसका ये कहिए, ये क्यों नहीं कहते? आप अखबारों में प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए कि कितना पैसा आया था, कितना दिया गया, कितना ये मांग रहे। क्यों? क्योंकि ये कहने की स्थिति में नहीं रहते, कोई भी ना वो कहने की स्थिति में है, ना ये कहने की स्थिति में। सिर्फ राजनीति हो रही है और राजनीति से सिर्फ देश का नुकसान होता है। मिश्रा जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ये प्रथा शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो भी राजनीति में है उनका सच से और ये इंटीग्रिटी से, ईमानदारी से शायद कोई लेना देना नहीं रह गया है। मैसेजिंग और पोस्टरिंग ही राजनीति का मूल बचा हुआ है। सर, केजरीवाल का आपने जिक्र किया। केजरीवाल ने डिसरप्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की और डिसरप्टिव पॉलिटिक्स करते करते वे खुद सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने सारे काम वही किए जो कि बाकी राजनीतिक दलों के नेता करते रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में, पार्टी के कन्वीनर के रूप में उन्होंने भी व्यक्तिवादी राजनीति की शुरुआत की, सत्ता अपने पास केंद्रित रखा और पूरी की पूरे संगठन और सरकार को रिमोट से चलाने लगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसका कोई करेक्टिव मेजर्स है इन टैक्सेज को लेके जो झगड़ा चल रहा है, जो डिसबर्समेंट को लेके झगड़ा चल रहा है? अगर सरकार सचमुच चाहे कि इसको करेक्शन किया जाए तो किस तरह से इसमें करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे कि राज्य भी खुश रहे और केंद्र सरकार भी खुश रहे और दोनों को उनका ड्यू शेयर मिलता रहे रिसोर्सेज का? मिश्रा जी, जैसा मैंने कहा, देखिए, संवैधानिक व्यवस्था, नियम कानून इतने साफ है, क्लियर है। आपको सिर्फ देखिए, जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, वहां पे भी सारे राज्य के सारे वित्त मंत्री जो हैं सदस्य हैं। इतने फोरम होने के बाद भी आप ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि हमारा इतना शेयर था, हमें इतना मिला और हमें इतना नहीं मिल रहा है? और इसी के विपरीत केंद्र सरकार क्यों नहीं ये बता पा रही है कि हमारा टैक्स हमने इतना कलेक्ट किया जीएसटी में, इतना इस राज्य का शेयर था, इतना हम दे चुके हैं, इतना बचा हुआ हम दे देंगे? इस बात को क्यों नहीं कहा जा रहा है? मिश्रा जी, इसमें कोई समाधान करने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक, जैसे कहते हैं, राजनीति से अलग हटकर अगर लोग सिर्फ तथ्यात्मक रूप से काम करने लगे तो कोई समस्या है ही नहीं। राज्य अपना पक्ष बता दे, केंद्र अपना पक्ष बता दे, सामने रख दे, और अगर केंद्र की कमी है तो केंद्र को कमी अपनी पूरी करनी पड़ेगी। अगर राज्य की कमी है तो केंद्र बता दे उसे कि आप गलत बात कह रहे हो। विवाद कुछ नहीं है, ये तो राजनीति। यहाँ हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि अब ऐसा काम तो कोई कर नहीं रहा जिससे जनता उससे प्रभावित हो। तो ये कंफ्यूजन फैलाना, आपने देखा है कि इस देश की राजनीति जाति, धर्म और पैसे में क्यों फंसी? इसीलिए फंस गई जाकर, क्योंकि बाकी करने को कुछ है ही नहीं। आरक्षण के नाम पर राजनीति चली 40 साल, फिर मंडल कमंडल जो आया वो आप सामने देखा है अपने, और देश देख रहा है। इनको काम करने से ज्यादा मतलब नहीं है, इनको मंडल कमंडल से मतलब है। देखिए, सारी राजनीति
किस पर केंद्रित है? वो बैकवर्ड का वो उनको उन्होंने महिमा मंडित कर दिया, उन्होंने मंदिर वाले को महिमा मंडित कर दिया। ये खेल चल रहा है मिश्रा जी, कोई इसमें वो नहीं है दिक्कत। समाधान सिंपल है, राज्य सरकारों को बताना चाहिए कि केंद्र ने उनके साथ क्या गलत किया है। अखबारों में बड़े बड़े एड छापते हैं, आप अपने चेहरे की फोटो लगा लगा कर आप एक एड छाप दीजिए, सारी जनता को पता लग जाए कितना टैक्स आपको मिलना था, कितना आपको नहीं मिला, कितना केंद्र सरकार ने आपको नहीं दिया। जनता देख लेगी कि हाँ भाई इनके साथ जाती हो रही है। उसी तरह केंद्र सरकार को बता देना चाहिए, एक पेपर का एड निकाल दीजिए, बता दीजिए ये टैक्स आया, ये फार्मूला ये था, फाइनेंस कमीशन ने ये कहा था, इतना हमने दे दिया, ये गलत कह रहे हैं, बात साफ हो जाएगी। उसके बाद देखिए देश में अंत में राजनीतिक वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता डिसाइड करती है, जिसको झूठा पाएगी उसे दंडित कर देगी। सर, पारदर्शिता के जरिए आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से पारदर्शी रवैया अपनाए और पारदर्शिता के तहत सारे आंकड़े सार्वजनिक करते तो शायद ये विवाद खत्म हो जाएगा और इसका राजनीतिक रूप नहीं ले पाएगा। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य है कि इस देश में प्रधानमंत्री की जाति और उसके वर्ग पर डिबेट चल रहा है। प्रधानमंत्री खुद अपनी जाति बताते हैं पब्लिक मीटिंग्स में और उनके दावे को अपोजिशन की तरफ से खारिज किया जाता है। कहा जाता है कि वे खुद को जिस जाति जिस वर्ग का बता रहे हैं वह वर्ग वह जाति उस कैटेगरी में नहीं आता है और बाद में जोड़ा गया है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है, जहां एक तरफ हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 125-130 करोड़ जनसंख्या वाला देश अपने को बताते हैं, सुपर पावर बनने के कतार में खड़े होने की दावा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी भी देश के प्रधानमंत्री की जाति को लेके डिबेट हो रहा है और उनके वर्ण और वर्ग को लेके डिबेट हो रहा है और उसमें प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भी बराबर के हिस्सेदार है और शामिल है इस पूरे डिबेट और डिस्कशन में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस समय जो राजनीति का दौर चल रहा है, जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो नॉर्थ साउथ डिवाइड का स्लोगन हो या टैक्सेज के डिसबर्समेंट का स्लोगन हो, इसके पीछे मोटिव सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल एजेंडा है, लोकसभा का चुनाव है। इसी के मद्देनजर ये सारे तरह के आरोप देखने को मिल रहे हैं। तो क्या जिस तरह से भारत रत्नों का इस पिछले कुछ महीनों में दिया गया है, ऐलान हुआ है भारत रत्न का, इसके पीछे भी राजनीति ज्यादा है, उन महापुरुषों को सम्मानित करने की मंशा कम है, आपको लगता है? मिश्रा जी, पिछले 10 दिन के अंदर 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया और अखबारों में आप पढ़िए, सीधी सी बात है, एक मंडल एक कमंडल एक को दिया गया तो उसका अभी पार्टी जुड़ के दूसरे में चली गई, आपने देख ही लिया। बाकी सब राजनीतिक ढंग से, क्योंकि देखिए आपको ये बात हम लोग को समझनी पड़ेगी कि चुनाव से पहले आपको एकाएक सारे महापुरुष याद आ गए और आपने बांटना शुरू कर दिया। मिश्रा जी, जो आपने पहले भी कहा जो जाति के बारे में, मैं यही कह रहा हूं कि इस देश में अब जाति, धर्म और पैसा, इस 3 चीजों के अलावा राजनीति में कुछ बचा नहीं है। आप देख लीजिए चुनाव के भी जब टिकट डिक्लेयर होंगे, सारे समीकरण कौन जाति का कहाँ बैठा हुआ है, सारे समीकरण की वहां पर कौन माइनॉरिटी है तो कौन मेजॉरिटी है, इसी पर सारा खेल होगा। दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि ये करके आप देश को आगे नहीं ले जा पाओगे। मिश्रा जी, आपने कहा कि देश के विकास और अर्थव्यवस्था का, 140 करोड़ की आबादी वाला देश अपनी अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन के पार पहुंचाने में हाफ रहा है। आप इस बात को जरा समझिए और दर्शकों को भी समझना चाहिए कि हम लोग किससे मुकाबला कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में मुकाबला उन देशों से कर रहे हैं जिनकी आबादी 5 करोड़ है, 6 करोड़ है, 7 करोड़ है, जिनके पास 5 करोड़ हाथ है, 5 करोड़ की वो वर्क पार है, वर्क फोर्स है, 6 करोड़ की वर्क फोर्स है, 7 करोड़ की वर्क फोर्स है। आपके पास 140 करोड़ की वर्क फोर्स है। आपके सामने शायद चीन खड़ा होना चाहिए क्योंकि उसकी भी वर्क फोर्स उतनी है।
बाकी किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपने देश की व्यवस्था को ठीक से चलाया होता, निशा जी ये कहने के लिए बहुत सब लोग तर्क देंगे कि हमारे देश पर तो विदेशियों का राज था, हमें बड़ा बर्बाद कर दिया, इसलिए हम लोग दरिद्र हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और जर्मनी 2 देश पूरे नेस्त नाबूद हो गए थे, साफ हो गए थे। उन देशों की अर्थव्यवस्था का मुकाबला करने में हमें 70 साल 75 साल लग गया, और हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश। उस समय भी हमारी आबादी इतनी थी जब ये हमारे सामने कुछ भी नहीं थे। हमारे जो तंत्र की ये जिसे कहते हैं नकारापन है, उसकी अकर्मण्यता है, उसकी अक्षमता है, जिसके चलते यहाँ पर अभी भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर ये कहा जा रहा, हम भूख से नहीं मरने देंगे। मतलब ये स्लोगन, राजनीतिक स्लोगन कहें जो भी कहें कि हम भूखों नहीं मरने देंगे। अरे आप विश्व गुरु बनने वाले हो, आप क्या अभी भी भूखमरी वाली हालत है कि आप कहते हो हम तो भूखों नहीं मरने देंगे? ये कहने से पहले 50 बार सोचना चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं जो इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए कि हम आखिर कहाँ पे खड़े हैं। आज भी हम लोग एक काम छोटा सा नहीं कर पाए जिसके लिए न तो पैसा चाहिए न आप इतना बड़ा भ्रष्टा, हमारा देश दुनिया के सबसे भ्रष्टतम देशों में माना जाता है, आज से नहीं बहुत सालों से। यह कोई ऐसा रिसेंट नहीं है, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। वर्षों से हमारा देश जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या जो भी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एक बात कहते हैं, भाई भारत बहुत भ्रष्ट है। आप भ्रष्टाचार क्यों नहीं दूर कर देते हो? इसके लिए न तो पैसा चाहिए, न डॉलर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं, आपके पास व्यवस्थाएं पूरी बनी हुई, लेकिन बदनीति कूट कूट के भरी हुई है लोगों में, और खासकर राजनीतिक तंत्र में। क्यों? जब उनको चुनाव जाति धर्म और पैसे पे ही जीतना है तो उनके लिए ये नाम मतलब है। निशा जी, मुझे कहते बड़ा दुख होता है और शर्म आती है कि मेरे अपने इतने बड़े करियर में मैंने कभी भी अपने तंत्र के अंदर भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए इस पर एक चर्चा आज तक नहीं होती देखी। और जब कभी भी मैं इस बात को उठाता था केंद्र सरकार में रहते हुए, राज्य सरकार में रहते हुए, तो लोग मुस्कुराते हुए मुंह धर कर लेते थे और बात दूसरी बदल दी जाती थी। कहने का मतलब है हमारे देश में भ्रष्टाचार को कोई समस्या कोई मानने को तैयार ही नहीं, और जबकि मूल समस्या ये है, लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको ये छोटे छोटे काम बिना रिश्वत सिफारिश के हो जाए। वो नहीं होते नहीं होते नहीं होते, और इसको मानने में आप भी समझ रहे होंगे कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। कहीं पे भी नीचे चले जाएं, यही नहीं, आप हमारे प्रदेश की नहीं, देश में कहीं भी चले जाएं, सब जगह वही हालत। तो ये बताइए, हमारी देश की सरकारें, जो कांग्रेस पार्टी 55 साल राज करके चली गई केंद्र पर, बीजेपी भी अब 10-16 साल हो गया उसको, केंद्र 16 साल राज्य कर चुकी है, आखिर इन लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया है? राज्य सरकारों में तो खैर खुशहाली नहीं, आप जानते ही है कि वो भ्रष्टाचार करने आते ही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो भ्रष्टाचार करने आते ही है। हर बार यही होता है कि ये स्कैंडल हो गया, वो स्कैंडल हो गया, वो स्कैंडल हो गया, और होता कुछ नहीं, किसी का कुछ दंड नहीं होता। तो मिश्रा जी, कहना मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की जो आपने जो मुद्दे उठाए कि जाति पर विवाद हो रहा है और जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उस पर विवाद हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए हमारा नेतृत्व तो तैयार ही नहीं है, और यही देश का दुर्भाग्य। इसीलिए ये इकोनॉमी अभी भी 140 करोड़ लोगों के साथ भी कहीं पर भी नहीं टिकती। और आज पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है, आप दुनिया में सबसे जैसे कहते हैं बॉटम में आप आते हैं। इसलिए इकोनॉमी की बात ना करिए, ये हमारे देश दो भाग में बढ़ गया। एक है समृद्ध भारत जो 20-25 करोड़ लोगों का है, और एक है दरिद्र भारत जो 120 करोड़ लोगों का है। हाँ, इकोनॉमी में उनका योगदान बहुत अच्छा है, उसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबको बराबर क्या होना चाहिए। इसलिए हमारे जो बाकी जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए जो नहीं हो पाया। तो सर, इसका मतलब साफ है कि चाहे जितना डेवलपमेंट की बात किया जाए, अच्छी इकोनॉमी की बात किया जाए, गुड गवर्नेंस की बात किया जाए, लेकिन जब चुनाव जीतने की जरूरत पड़ती है तो वहां कास्ट,
कम्युनिटी, इमोटिव नारे यही काम आते हैं। और जनता भी उतनी ही बराबर की जिम्मेदार है कि जनता आर्थिक मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, गुड गवर्नेंस के मुद्दों पर वोट नहीं देती है, बल्कि वोट देती है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपने वर्ग के नाम पर और अपने क्षेत्र के नाम पर। तो इसलिए जिस तरह की सरकारें हमारे देश में बनती रही हैं और जिस तरह की सरकारें जनता बनाती रही है, उसके लिए जनता भी बराबर की जिम्मेदार है, जितनी जिम्मेदार की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे नेता हैं। आप भी मानते हैं इस चीज को? मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा इसमें मेरी विचार, थोड़ी सोच अलग है। आप ये बताइए, जनता के सामने जो परसा जा रहा है, परोसा जा रहा है, आखिर उसी में से तो चुनेगी, कुछ खाएगी वो। आप उसके सामने परोस रहे हैं सालों साल से जाति, धर्म और पैसा। उसके पास कोई ऑप्शन, कोई भी उसके पास बचा है कोई, जिसे कहते हैं कि वो किसको चुने इनमें से। मेरा बहुत लोगों से चर्चा बातचीत होती रहती है, लोग कहते हैं कि जाएं कहाँ, क्या करें। चुनाव में खड़े होने वाले वही लोग हैं जो आप देख लीजिए, राजनीतिक परिदृश्य देख लीजिए, आप साउथ में देख लीजिए, वहां जातियों में लड़ाई होती है, कभी लिंगायत में, कभी फला में, उसमें होता है, कभी किसी में होता है, कहीं किसी में होता है। ये पूरे अक्रॉस द कंट्री आप देख लीजिए, जातियों के ऊपर, धर्म के ऊपर ये सारे चुनाव हो रहे हैं। जनता के पास आखिर कोई ऑप्शन, उसके विकल्प कोई हो तो अगर वो न चुने तो हमारा, आप कह सकते हैं कि भाई उसको तो। दूसरा, आपने जनता को कुछ सोचने समझने का भी छोड़ा है। आपकी शिक्षा, हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि जहां पर जो अखबारों में और सरकारी आंकड़ों में यह बात है कि 9वें 10वें पास लोगों को एक सेंटेंस पे लिखना नहीं आता। अब आप इनसे अपेक्षा करें कि ये अर्थव्यवस्था और पॉलिटिकल सिस्टम्स और डेमोक्रेसी के एसेंस, उसकी मूल के बारे में कुछ सोच पाए। उन्हें तो हमारे देश के जो तंत्र ने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फावड़ा चलाकर मजदूरी करके पेट भरने तक के लिए सीमित कर दिया है। उनके पास ये सोच करने का न सामर्थ्य है और न समय है। जीवन के संघर्ष से कोई उबरे तब तो कुछ सोचे। मिश्रा जी, आप बहुत जानकार हैं। आर्ट, कल्चर, राइटिंग कहाँ कहाँ प्रॉस्पर की है, जहां जहां संपन्नता बढ़ती गई, क्योंकि लोगों के पास इस समय मिलता है, सोच बनती है इन चीजों पर काम करने का। हमारे देश की 80 करोड़ तो अब सरकारी आंकड़े ही हैं जिनको भूखों नहीं मरने दिया जा रहा है 5 किलो से। इतनी बड़ी आबादी तो भूख से जूझ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो देश का आंकड़ा कह रहा है, ये तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के सारे नेता लोग कहते हैं कि हम भूखों नहीं मरने देंगे आपको। तो सोचिए, जब 80 करोड़ लोग जूझ रहे हो जीने मरने से, तो उनसे आप और हम अपेक्षा अगर करें कि चुनावों में वो मुद्दों की बात करेंगे, वो चुनाव में पूछेंगे कि भाई बताइए आपके कार्यक्रम क्या है, उन्हें तो ये भी नहीं पता। आप गांव में जाएं और पूछ लें, मैं चूंकि मैं ये ऐसा कर चुका हूं, शायद ही कुछ लोग बता पाए कि आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। उन्हें कुछ पता नहीं। वो एक तुलसीदास जी की वो है, छेड़ी हो न होबे रानी, कोई नहीं है हमें कहानी, कोई भी राजा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो हमारा जीवन तो वही चल रहा है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? उन्होंने इतने सालों, जब से पैदा हुए तब से यही देख रहे हैं, वो क्या करें। तो मिश्रा जी, मेरा व्यक्तिगत तो जनता को बिल्कुल दोष ना दे, ये बिल्कुल दोष के काबिल नहीं है। देखिए, ये जनता बहुत समझदार है, इसको जो कुछ भी इसके समझ में आता है काफी कुछ करती रहती है। बड़े बड़े सुरमाओं को इसने पटक के धूल चटाया है समय समय पर, लेकिन जिनको चुनती है वो भी वही चट्टे बट्टे हैं, वो करे क्या। तो इसका मतलब साफ है कि जब जब प्रयोग हुआ और जब जब लगा कि शायद कोई क्वालिटेटिव चेंज आएगा राजनीति में और राजनीतिक व्यवस्था में, तब तब जनता को निराशा ही हाथ लगी और जनता छलावा का ही शिकार हुई। चाहे वो बीपी सिंह का दौर रहा हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का दौर रहा हो,
या आज के दौर में कहें तो केजरीवाल और अन्ना हजारे का दौर रहा हो, या मौजूदा जो सत्तारूढ़ दल है उसके जो नेतागण हैं उनका दौर रहा हो, कमोबेश सबका चरित्र एक ही रहा है। सत्ता में आने के बाद सब लोग एक ही तरह का काम करते हैं, और जो लोग सत्ता में जी जी सर, मैं यही को देखिए, जैसे आपने केजरीवाल का नाम भी, हम दोनों हंस पड़े। ये बहुत दुखद स्थिति है कि इतना बड़ा धोखा देने वाला हमारे देश में भी एक राजनीति में उभर के आ गया है। इतना बड़ा धोखा, मतलब जिसने जो बोला वो झूठ ही बोला। जैसे मैं कहता हूँ, मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। जब साक्ष्य देता है तो लगता है इन्होंने शपथ खाई कि मैं झूठ भी बोलूंगा, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा। आज ये जेल जाने के कगार पे खड़े हैं। हमारे देश में मिश्रा जी, बड़ी दुर्भाग्य से सबको डील हो जाती है। अगर डील ना हो तो शायद कुछ ऐसे कर्म वाले लोगों के को भी न्याय मिले। हमारी यही इच्छा है, हम लोग यही चाहते हैं कि जिन्होंने गलत किया वो दंड पाए। लेकिन यहाँ तो डील हो जाती है, और डील होने पर कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि ये जो इस तरह के लोगों को कम से कम हमारा देश का कानून जो कुछ सबक सिखाए, जिससे आगे झूठ और फरेब पर राजनीति करने वालों को थोड़ा सा सोचना पड़े कि भाई कहीं केजरीवाल भी ना मैं बन जाऊं और जेल में चला जाऊं। तो केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है और केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है जो इस समय देश उससे जूझ रहा है और उसका सामना कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपने महत्वपूर्ण समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे ऑडियंस। नमस्कार।